वो हैं एबीपी न्यूज से आते हैं, आपका स्वागत है। कुर्बान अली साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व बीबीसी के संवाददाता रह चुके हैं और इंडिया न्यूज से संबद्ध रह चुके हैं, एंकर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रमोद जोशी जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, स्वागत है। और विनीत कुमार हमारे साथ हैं, जो कि मीडिया क्रिटिक हैं। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले विगत की कुछ घटनाओं पर हम नजर डाल लें जहां पर ये अतिरेक नजर आ रहा है। अंतहीन और अर्थहीन टीवी माध्यम से जुड़े दो ऐसे लफ्ज हैं जो सास बहू की कहानियों या पारिवारिक धारावाहिकों से ही जोड़कर देखे जाते रहे हैं, जिनमें दर्शकों को उलझाए रखने के लिए कहानी में प्लॉट दर प्लॉट और ट्विस्ट दर ट्विस्ट दिए जाते हैं। छोटे पर्दे पर इमोशंस, ड्रामे और कल्चरल शॉक खेल के नियम बन गए, जिनको अब न्यूज चैनलों द्वारा बाकायदा जज्ब करते देखा जा सकता है। खबरों पर अर्थहीन और अंतहीन बहस मुबाहिसे के दो ताज़ा उदाहरण आसाराम बापू प्रकरण और डोंडिया कला में खजाने की खोज में देखे जा सकते हैं। आसाराम बापू पर यौन उत्पीड़न का आरोप खबर जरूर है, लेकिन उस पर जारी बहस में सामाजिक और महिला विमर्श कितना है, ये बात विचारणीय हो जाती है। कमोबेश ऐसा ही डोंडिया कला की खबर में देखने को मिलता है, जिसमें मीडिया साधु के सपने को हकीकत में बदलने में जुटा दिखता है और उस काल्पनिक खजाने से पूरे हिंदुस्तान का दरिद्र दूर करने की बात करता है। सवाल उठता है कि आज मीडिया इन खबरों को जितनी स्पेस दे रहा है, उसमें क्या अन्य सूचनाओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी एक खबर पर अंतहीन रिपोर्टिंग का दौर संभवतः वर्ष 2006 में प्रिंस के गड्ढे में गिरने से प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों को बढ़ा चढ़ाकर हाइप करने का एक सिलसिला पैठ बना चुका है। हाल के समय में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिसमें उन्माद पैदा करते देखा गया। केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को कारगिल 2 की संज्ञा दे डाली गई, तो भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ पर हिस्टीरिया क्रिएट कर लगभग युद्ध में झोंकने की तैयारी कर ली गई। सवाल लाजमी तौर से उठता है कि क्या खबर को खबर तक महदूद रखने का दौर समाप्त हो गया है? समाचार पर विचार या समीक्षा जरूरी है, लेकिन उनका तर्कसंगत होना भी तो जरूरी है। तो हम सभी मीडिया वाले हैं और मीडिया वाले आज मिल बैठे हैं और ये देखने, जानने, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह की घटनाओं को क्यों इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है, क्यों उसे एक ऐसी खबर के तौर पर पेश किया जा रहा है जो शायद वो है भी नहीं। हमारे साथ सतीश के सिंह साहब बैठे हैं। सतीश जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और मीडिया जो है ओवरबोर्ड जाता है, तो लोग कहते हैं कि साहब बरा गए हैं आप लोग, क्यों इतनी बेताबी है? क्या ऐसी बात है कि डोंडिया खेड़ा जो है, पता नहीं वहां पे किसान होगा, गरीब होगा, उसकी कहानी नहीं सुनते आप लोग, लेकिन डोंडिया खेड़ा में आपने सबने अपने अपने लोगों को भेजा और लगातार उसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से दिखाई गई कि जैसे वहां पे क्या हो रहा है। मतलब ये एक उदाहरण है, विगत में हमने कई उदाहरणों को देखा है। क्यों इतना 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 बौरापन नजर आ रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आप ये कहती हैं कि अतिरेक है, तो मैं इससे सहमत हूँ। और मीडिया इमोशनल नहीं होता है, वो मेरे ख्याल से इमोशनल कॉमर्शियल होता है। अच्छा। उनकी मीडिया के समझ में शायद ये आती है कि इस खबर को अगर पूरी तरह से इसके ऊपर जोर लगाया जाए तो शायद टीआरपी मिलेगी, आंखें मिलेंगी, दिल भी मिलेगा, आईबॉल्स। हाँ। दूसरी चीज ये है कि उससे शायद उनको ये लगता है कि जब आंखें मिलेंगी तो फिर पैसा भी मिलेगा। तो ये बात है। और हरदम से आपने देखा होगा कि मीडिया में कोई ना कोई चीज गढ़ी जाती है। जी जी। और उसी को जिसको आप हाइप बोल रही हैं। जी जी। तो कभी क्रिकेट होता है, कभी क्राइम होता है, कभी इस तरह का कभी साधु होता है, कभी अन्ना हजारे होते हैं। लगा कि मैं तो मानता हूं कि अन्ना भी अतिरिक्त कवरेज था मेरे ख्याल से, और कभी मोदी होते हैं। तो ये कोई भी चीज अपनी वो समझ से सोचते हैं कि शायद इस पे लोग, जनता जुड़ जाएगी। लेकिन जो मूल बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब वक्त ये भी है कि सरोकार जो है जनता का, वो वन वे ट्रैफिक नहीं होगा कि जो न्यूज चैनल हो चाहे वो पटक के मार दे उनके सर पे, बल्कि जो सरोकार से संबंधित, उनके जरूरत से संबंधित अगर जनता के नहीं हो, ऑडियंस राइट्स की बात हम कह रहे हैं, अगर तो ये टू वे ट्रैफिक होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए कि आपने जो चाहा वो दिखा दिया और आप उसको इमोशनल कहें, अतिरेक कहें या
कमर्शियल कहें, और आप बिना अकाउंटेबिलिटी के, उत्तरदायित्व जवाबदेही के आप जो चाहे जब तब करते चले जाए। ओके, हमारे साथ यहाँ अविनाश पांडे बैठे हुए हैं जो कि सीईओ हैं एबीपी न्यूज से। कहते हैं कि जो अच्छा बिजनेस है, गुड जर्नलिज्म जो है गुड बिजनेस लाता है। क्या ये बात सच है? वाकई गुड जर्नलिज्म ही होता है जो गुड बिजनेस लाता है, या कुछ और भी होता है? जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो लोग देखते हैं उसको। क्या होता है अच्छा कंटेंट? और अच्छा कंटेंट, प्रधानमंत्री हमारे चैनल पे खजाना वजाना टाइप अच्छा की चीजें। प्रोग्राम है, 24 घंटा 24 रिपोर्टर हमारे चैनल पर आता है, अच्छा प्रोग्राम है, लोग देखते हैं उसको। देखिए, हर एक खबर की एक सीमा होती है और एक समय होता है। हमारे न्यूज के प्रोफेशन में जब हम लोग बिजनेस चलाते हैं अपना, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी न्यूज की इस समय क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या परिपक्वता है, कि वो अभी इस समय तैयार है जनता को डिलीवर करने के लिए, नहीं तैयार है। अगर पूरी दुनिया टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पे अगर ये न्यूज हो कि ये एक ज्योतिषी के एक पंडित के सपने में आई हुई चीजों के ऊपर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर जाके खुदाई करने वाला है, ये कोई मामूली घटना नहीं है इस देश में। इससे पहले आप बता दें कब ऐसा हुआ हो कि किसी पंडित ने बोला हो कि यहाँ खजाना हो और वहां पे पूरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट उतर गई उसको खुदाई करने के लिए। आपने उस तरीके से नहीं दिखाया ना, मीडिया ने उसको दूसरी तरह से दिखाया, जिसमें वो यहाँ तक उन्होंने बता दिया कि साहब इसमें से निकलेगा तो भारत का कल्याण हो जाएगा, इसमें से निकलेगा तो यूपी लेगी कि केंद्र सरकार लेगी कि वहां का जिला लेगा। आपने घटना को उस तरीके से नहीं दिखाया। देखिए क्या होता है, कोई भी घटना जब रिपोर्ट होती है तो उसके कई पहलू होते हैं। जैसा आपने दिखाया कि जब वो बच्चा कुएं में गिरा था, तो शायद उस समय से इन चीजों के सोशल रिलेवेंट स्टोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ। वो स्टोरी का न्यूज जर्नलिज्म में पदार्पण हुआ था उस समय। उसके बाद से इस तरह की घटनाएं दिखाई जाने लगी। इंडिया न्यूज में जो हमारे भाई साहब एडिटर रहे हैं, ये बता सकते हैं कि इस तरह की काफी स्टोरी हम इंडिया न्यूज करता है और हम लोग भी पहले करते थे। देखिए, इन चीजों के ऊपर में लोगों का आकर्षण है, लोग जानना चाहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि उस जगह पे सिर्फ एक बच्चा गिरा था या सिर्फ खुदाई हो रही थी, उसके कई पहलू थे। आप उन लोगों के इमोशंस, वहां जो लोग आसपास हैं, उसको आप कैसे कैप्चर करेंगे? टेलीविजन जर्नलिज्म प्रिंट जर्नलिज्म से बहुत डिफरेंट है। ये करते रहेंगे आप? मतलब कई दिन तक नहीं। देखिए, अगर स्टोरी डाई आउट खबर की तरह लेके उसको कितना स्पेस देना है, उसके ऊपर कोई नजर नहीं रही। हम लोगों ने देखिए, जैसे बता रहे हैं, हमारे ड्रामा कितना हो रहा है, मेरे अलावा कई और न्यूज चैनल में चल रही है। मेरे अलावा कई और न्यूज चैनल ने आधे दिन के बाद वो स्टोरी बंद कर दी थी। उसमें कोई हमें मतलब कैमरा जाता था कि एक कहानी चल रही है, बट ऐसा नहीं था कि पूरे दिन वो कहानी चलती रही। इस तरह की कहानी में तो दम भी नहीं था। बट अन्ना हजारे के जैसे सर ने बात बोली और कि 4 दिन तक कवरेज चलती रही। देखिए, जब कोई भी न्यूज अगर मूवमेंट बन जाए तो लोग उसको समझते हैं कि कि यही चीज दिखनी चाहिए। कोई नेता अगर बहुत पॉपुलर हो जाए, उसका भी भाषण मजबूरी में दिखाने पड़ते हैं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। जिस चैनल पे आएगा लोग उधर जाएंगे। इस तरह का एक जनता के बीच में बहाव था। और अकाउंटेबिलिटी की बात जो सर ने कही, अकाउंटेबिलिटी ऐसी नहीं कि नहीं है। आज की डेट में सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, जनता के पास है। नहीं, वो कहाँ जाएगा? दूसरे चैनल पे भी वही चल रहा होता है अविनाश जी, हर चैनल पे वही चल रहा होता है। मुसीबत दूरदर्शन छोड़ के और रेटिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जनता जो है, जो देखना पसंद करती है विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, मुझे नहीं लगता कोई भी न्यूज चैनल इस चीज को वायलेट करता है। अगर जनता, मैं रजत जी का एग्जांपल देता हूँ। रजत जी ने मुझे एक बात बताई थी कि किसी ने बोला एनिमल राइट्स के ऊपर में आप प्रोग्राम कीजिए। उन्होंने एनिमल के राइट्स के ऊपर में प्रोग्रामिंग की, उसकी कोई रेटिंग नहीं आई, कोई देखना नहीं चाहता था। देखिए, चीज ये है कि ये और भी अच्छी बात लगती है कि मैं एक बहुत ऐसा समाज सेवा और समाज के इसको लेके प्रोग्राम बनाऊं जो रिलेवेंस भी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया प्रधानमंत्री के नाम से, जो कि एक सोशली रिलेवेंट है, इंफॉर्मेटिव है, एंटरटेनिंग भी है। ये समन्वय कहीं ना कहीं होता है। और इस तरह की स्टोरी जो अभी आप बात कर रही हैं, इसके ऊपर ये एक समन्वय निकल के आता है कि देखिए, इस देश में कोई भी ऐसी घटना आज की डेट में अगर लीक से हटके है तो अनरिपोर्टेड नहीं रह सकती है। मतलब चाहे वो भले ही भाग्यवाद को बढ़ावा दे, चाहे भले ही वो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। आप देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एएसआई के हेड का स्टेटमेंट भी आया है कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसके सपने के आधार पर किया। देखिए, मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि न्यूज चैनल आप किसी खबर को दिखाए, रेलेवेंट हो, काम की चीज हो, वो ठीक बात है। आप विभिन्न पहलुओं से दिखाएं, संतुलित तरीके से दिखाएं। मीडिया के लिए गलती कहाँ होती है कि जब वो अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, भूत, राखी सावंत और राहुल महाजन और प्रिंस जो बच्चा है, सबको एक ही तरह से देखने लग जाता है। ये दिक्कत है। आप कहेंगे, कोई साधु कह दे कि जी नीलम जी आप कल प्रधानमंत्री बन जाइएगा, तो आप कहिए कि कल जो है ये नीलम प्रधानमंत्री, अब देखिए होगा कि नहीं।
तो ये तरीका नहीं है, यहाँ पे ये गड़बड़ है। चलिए, बात आपने अच्छी गई, लेकिन बहरहाल कुर्बान अली साहब बताइए, क्या ये जो ट्रेंड सब चल रहा है, आप इसको किस तरह से दिखते हैं? आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया है, क्यों ये किस वजह से इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं? ये बहस शुरू करते हुए नीलम जी, आपने एक बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि मीडिया बोरा गया है। और मैं जब डीडी न्यूज से संबद्ध था, आप जानती हैं 3-4 साल में रहा, उस वक्त एक हंस पत्रिका का एक अंक निकला था, और उस वक्त के जो बड़े मठाधीश थे टीवी चैनलों के, उन सब ने अपने लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि हम पगला गए हैं, हम बोरा गए हैं, और हम तमाम तरह की अनशंत चीजें दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि ये कोई बिजनेस पैसा कमाने वाला नहीं है, ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप पत्रकारिता की बात करें तो मनोहर कहानियां और सत्य कथा सबसे ज्यादा बिकती है, और उसका जो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड है वो कभी भी दूसरे अखबारों की या जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है उससे कभी तुलना नहीं की गई, क्योंकि वो एक दूसरे तरीके के लोगों के लिए और दूसरे मकसद के लिए किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि आपने सिर्फ इतना ही किया, आपने अपनी विश्वसनीयता भी खोई है। और उसकी मिसाल है 2004 का चुनाव, जब फील गुड और इंडिया शाइनिंग हो रहा था, सारा देश का मीडिया 1-2 अखबारों को छोड़ करके ये कह रहा था कि साहब एनडीए की सरकार बनने वाली है। और उसके बाद जब स्थिति दूसरी बनी तो हम लोगों ने एक परिचर्चा की वरिष्ठ पत्रकार उदयन शर्मा की याद में फिक्की सभागृह में, और उसका यही विषय था कि क्या हाल के चुनाव और मीडिया की भूमिका। और उसमें एक हरिवंश पत्रकार हैं, प्रभात खबर के संपादक, उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक रूप से इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि हम कैरी अवे हुए वो सब जो हमें बताया दिखाया जा रहा था, चकाचौंध दिखाई जा रही थी कि साहब फील गुड और इंडिया शाइनिंग हो रहा है, और उसी समय में किसान आत्महत्या कर रहे थे, पी साईनाथ हिंदू में लिख रहा था, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप इस आपाधापी में बोरा गए हैं और ये तमाम तरह की चीजें दिखा रहे हैं और टीआरपी के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आपकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आप गरीबी पे चर्चा नहीं करते, आप पर्यावरण पे नहीं करते। जेसिका लाल के ऊपर कितना कवरेज हुआ, और नारायणपुर बाथे का जजमेंट आता है, 58 दलित मार दिए गए थे, उसके सारे अभियुक्त बरी कर दिए गए। किस टेलीविजन चैनल पर एक सार्थक बहस हुई उस मुद्दे पर? तो कहां चली गई हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, और कहां चला गए हमारे सरोकार? तो हम ये दिखाने के लिए कि किस चीज से हमें ज्यादा पैसा आएगा, किस चीज से हमें ज्यादा इश्तेहार मिलेगा, और किस चीज से हम ज्यादा अपना इम्पैक्ट बनाएंगे, अगर हम इस रेस में हैं तो माफ कीजिएगा, फिर हमें पत्रकार और पत्रकारिता करने का फक्र नहीं होना चाहिए। हमें कुछ और काम करने चाहिए, जो पैसा कमाने के और बहुत सारे धंधे हैं। फिर आप ये मत कहिए कि हम पत्रकार हैं और हम पत्रकारिता करते हैं। प्रमोद जोशी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो हमने बात की, लेकिन आपके अखबार भी पीछे नहीं है, और अब तो वहां पे जो रिपोर्टिंग होती है वो भी टीवी को ही फॉलो कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं प्रिंट मीडिया में भी। देखिए, एक तो पहले मैं, चूंकि मीडिया के इस वक्त हमारी जो बातचीत का संदर्भ टेलीविजन ज्यादा है, तो मैं टेलीविजन, क्योंकि मैं टोटल मीडिया पर ही बात करना चाहूंगा, खाली टेलीविजन ही नहीं, क्योंकि मीडिया का तो बहुत बड़ा स्पैन है। और दूसरा एक टाइम फ्रेम करीब 400 साल का है जो न्यूज़पेपर का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो भारत में तो देखिए 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि एयरवेव्स किसी की बपौती नहीं है, जैसे उनका दूरदर्शन वगैरह से इशारा था, ये सबका हिस्सेदारी होती है, तो उस वक्त देश में प्राइवेट चैनल्स की शुरुआत हुई। एक उम्मीद थी कि एक खास तरीके की जो दूरदर्शन का जर्नलिज्म है उससे हट करके एक थोड़ा सा फ्री और थोड़ा सा ज्यादा ओपन जर्नलिज्म सामने आएगा, और ऐसी शुरुआत हुई भी। मुझे उतनी शिकायत नहीं है अपने मीडिया से, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ना किसी और से। हाँ, कुछ शिकायतें जरूर हैं। पहली बात ये कि अगर आप टेलीविजन मीडिया को भी देखें तो ठीक है, एबीपी चैनल जो करता हो, एनडीटीवी जो करता हो, इंडिया टीवी जो करता हो, लेकिन दूरदर्शन भी तो है ही, आखिर राज्यसभा चैनल भी है ही, लोकसभा चैनल भी है। तो और जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे कि उसको कोई देखता नहीं है, उन्होंने किसी प्रोग्राम का जिक्र किया, उसको कोई देखता है, तो मुझे नहीं मालूम कि ये रिसर्च कैसे होती है कि उसको कोई देखता है या कोई नहीं देखता, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उस चीज के बारे में ही है कि जो टीआरपी रेटिंग है वो क्या वास्तव में दर्शकों को बताती है या नहीं बताती। तीसरी चीज ये कि दर्शकों को क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, इसे कौन तय करेगा। अगर आप दर्शकों के पास जाना शुरू करिए, अभी दर्शक भी बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे। तीसरी बात यह है कि हम ओनरशिप, क्योंकि इसको देखना होगा कि अगर ये जो कुछ खराबियां हैं, जैसे कि आपने कहा खजाने की खोज,
आपने कहा आसाराम के बारे में या कुछ और पुरानी खबरें आपने प्रिंस के अतिरेक हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि टेलीविजन मूलतः मेरे समझ से एंटरटेनमेंट का मीडिया है और हार्ड न्यूज का मीडिया है। वो बहुत ज्यादा विचार विमर्श, क्योंकि टेलीविजन एडिटोरियल लिखता ही नहीं है कभी, जबकि न्यूज़पेपर की खासियत है कि वो अपना ओपिनियन भी देता है। टेलीविजन का हर एंकर अपना ओपिनियन देता जरूर है, लेकिन वो कहता है कि मैं फैसिलिटेटर हूं, आपका ओपिनियन ले रहा हूं। टेलीविजन की कई खराबियां हैं और कई अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां ये है कि वो बहुत प्रभावशाली मीडिया है, वो आपकी बात को अगर चाहें तो सीधे कर सकता है, और इस मीडिया का अभी टेक्नोलॉजी का इवॉल्व हो रहा है, वो आगे जाएगी, आगे जाकर के इंटरनेट में तब्दील होगी, क्योंकि हम एक संधि काल में हैं। दूसरा ये जरूर है, आप गौर करिए कि हम टेलीविजन में भी हिंदी का टेलीविजन और अंग्रेजी के टेलीविजन में फर्क है, अमेरिका के टेलीविजन और भारत के टेलीविजन में फर्क है, बीबीसी के टेलीविजन में और एनडीटीवी के टेलीविजन में भी फर्क है, भले ही हम उसको एक को माने। तो इसका यह भी मतलब है कि कुछ भूमिका अगर ये भी निभाए तो एक जरूरत रेगुलेटर की जरूर है हमारे यहाँ। दूसरा, हाल में आपने देखा होगा कि टाइम को लेकर के था कि इतने मिनट का विज्ञापन आए, ट्राई वगैरह की कुछ वो हैं, कुछ कमर्शियलाइजेशन पर रेगुलेट करने की भी जरूरत है। अगर 1 मिनट के विज्ञापन की जो फीस है वही अगर 10 सेकंड के विज्ञापन की फीस कर दें तो विज्ञापन का साइज छोटा हो जाएगा बेवजह बहुत। लेकिन दिक्कत यह है कि टेलीविजन वालों के पास उसके बाद एक नई समस्या और आ जाएगी, क्योंकि वहां पर जो एक शब्द प्रयोग होता है आमतौर पर न्यूज रूम्स में, खेलना शब्द प्रयोग करते हैं, वहां पर न्यूज कवरेज नहीं होती, वहां खेलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये एंटरटेनमेंट का मीडिया है इसका, क्योंकि जैसे ही आप साउंड का या बैकग्राउंड म्यूजिक का या इम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हैं न्यूज को डिस्टॉर्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में ही न्यूज डिस्टॉर्ट हुई है। पिछले साल देखिए दुनिया भर के अखबारों में भी गिरावट आई है, आपने जिक्र किया। पिछले साल अमेरिका में पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है, तो पुलिट्जर प्राइज में कई चीजें अमेरिकन जर्नलिज्म का है। पिछले साल अमेरिकन पुलिट्जर प्राइज में एडिटोरियल राइटिंग का प्राइज दिया ही नहीं गया। अच्छा, दिया ही नहीं गया। 8 नॉमिनेशंस थे लेकिन नहीं दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि एडिटोरियल राइटिंग का लेवल क्या है। आज कौन टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल इस बात के लिए पढ़ता है या किसी और अखबार का कि उसकी क्या राय है, टेलीविजन तो नहीं करता। तो जर्नलिज्म में लेकिन ये गिरावट क्यों आई है इसको समझने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि सोसाइटी पीछे जाती है, सोसाइटी जरूर आगे जाती है। अगर गिरावट संजीदगी में कहीं और है तो उसके और कारण भी है। एक तो हमारे यहाँ तेजी से लिटरेसी बढ़ी है, नई रीडरशिप आई है, तो उनके पास बहुत सारी वैल्यूज, नए जर्नलिस्ट आए हैं जिनके पास वैल्यूज की ट्रेनिंग कम है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर हम दूरदर्शन में इस विषय पर बात कर सकते हैं तो ये एक संतोष की बात है, भले ही आपके चैनल ने इसके बारे में डिस्कशन ना किया हो। आप जैसे नीरा राडिया टेप्स का मामला जिस वक्त आया किसी मीडिया में कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो तो तब हुआ जबकि थोड़ी बहुत उसकी इम्पैक्ट आई। दूरदर्शन में वैसे हम लोगों ने किया, आपने किया और बहुत अच्छा किया। मैं कह रहा हूं कि मैं दूरदर्शन अगर आज इस विषय पर भी बात कर रहा है, भले ही दूरदर्शन के सामने भी एक बहुत बड़ा आसमान है, अगर वो चाहे तो इसको बहुत सारी चीजों को तय कर सकता है। लेकिन एक सार्वजनिक प्रसारक और एक प्राइवेट प्रसारक में जो फर्क है उसको देखना चाहिए। जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्री किया था उस उम्मीद को पूरा करने के लिए अभी हमें रेगुलेशन की जरूरत भी है, क्योंकि इतनी फ्रीडम भी देकर के हमें अगर जो मिला है उससे कुछ शिकायत है। बिजनेस तो बंद हो गया। चलिए रेगुलेशन पे हम सेकंड सेगमेंट में अभी आते हैं, ब्रेक के बाद तब इस पे बात करेंगे। हमारे साथ विनीत बैठे हुए। विनीत, आप किस तरह से देखते हैं कि जब भी इस तरह का चीज आती है, और जैसे कि अपने पैकेज में भी हमने शुरू में कहा था कि एक सीरियल की तलाश रहती है जिसमें ड्रामा हो, जिसमें कुछ मनोरंजन हो, जो चलता रहे और उसको ही हम ताने रहें, ये जो सोच है ये आजकल काफी अक्रॉस द बोर्ड देखने में मिल रही है। सबसे पहले तो ये कि एक न्यूज चैनल का कंपटीशन दूसरे न्यूज चैनल से सिर्फ नहीं है। एक न्यूज चैनल का कंपटीशन एक रियलिटी शो से भी है, एक टीवी सीरियल से भी है। और जब वो प्राइम टाइम में न्यूज चैनल आप चला रहे हैं या न्यूज प्रोग्राम चला रहे हैं, आपको हमेशा डर रहता है कि कौन बनेगा करोड़पति, कोई देखने तो नहीं चला गया, या कोई सास बहू सागा तो देखने नहीं चला गया। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही नामचीन चेहरे जो हैं आजकल केवी से खिलवाने का काम कर रहे हैं। वो जीनियस को पकड़ कर ला रहे हैं और लाइव जीनियस का टेस्ट करा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नहीं कर रहे हैं जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं या जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली। उनका काम एंकरिंग करना है, लेकिन उनके भीतर एक किस्म की कुंठा है, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है कि वो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन पाया। तो वो अपने न्यूज चैनलों के जरिए पायरेटेड अमिताभ बच्चन भी बनना चाहते हैं, वो सबसे बड़े पत्रकार भी बनना चाहते हैं, वो खोजी पत्रकारिता भी करना चाहते हैं। एक चीज, इसका मतलब है कि वो एक न्यूज चैनल से वो तमाम चीजें साधना चाहते हैं जिस मोर्चे पर वो फेल्योर हो गए। अगर एक्टिंग के मोर्चे पर फेल्योर हो गए तो बिना हेलमेट के वो किसी बड़े स्टार के साथ बाइक भी चला सकते हैं,
अगर उनके जीवन में बहुत अच्छा प्रेम प्रसंग नहीं रहा तो किसी सिने तारिका के साथ वो 1 घंटे भी बिता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यूज चैनलों को उन्होंने एक मदारी की जगह के इस्तेमाल किया, बहरूपिये की तरह इस्तेमाल किया, और वो जो चाहें उस पर वो कर सकते हैं, जिसे कि वो न्यूज मीडिया का नाम दे रहे हैं, और हम दर्शक को नहीं देखने और देखने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। माफ कीजिए नीलम जी, जब भी मीडिया पर बहस होती है सबसे पहले कोड़े मारने का काम दर्शकों पर किया जाता है कि दर्शक देखते हैं, हम दिखा रहे हैं। आपने दर्शकों को दिखा दिखाकर इतना इम्यून कर दिया है कि दर्शक की जो चॉइस है और आपके जो हित है उसके बीच की जो विभाजन रेखा वो ब्लर हो गई है, और आपको सुविधा है कि आप हर बात में दर्शक को ये कोड़े मारने का काम करें। एक चीज। दूसरी चीज, आप अगर पूरी इस बातचीत में गौर करें, आपके पास एक बाबा आता है जिसको आप बताते हैं ये ठेकेदारी करता था, दुकान चलाता था, कपड़े के धंधे में फेल हो गया, तब आकर उसने बाबागिरी की और लाल चटनी हरी चटनी से उपचार आपका कर रहा है। जम कर दिखाया आपने, 22-24 घंटे लगातार दिखाया। अब क्या किया आपने उस बाबा का फिर से समागम दिखा रहे हैं। वो विज्ञापन आपके चैनल में फिर से एज इट इज जारी है। अब बताइए कि कल तक वो बाबा पाखंड दिखा रहा था, आज क्या आपको कम्युनिस्ट और प्रोग्रेसिव बना रहा है? क्यों चला रहे हैं? इसका मतलब है, बहुत माइन्यूटली देखिए, पूरे बिजनेस का, मीडिया का जो बिजनेस है वो ये है कि जिस कंटेंट में दिक्कत है उस कंटेंट को एडवर्टीजमेंट वाले सेगमेंट में ले आओ, उसको विज्ञापन की शक्ल में तब्दील कर दो। और विज्ञापन तो इस तरह से होलिका हुआ है कि उस पर कोई हाथ ही नहीं उठा सकता। आप कहेंगे कि ये बाबा क्यों चल रहा है जी, आप कहेंगे ये ज्योतिष क्यों चल रहा है जी, तो ये विज्ञापन है, हम विज्ञापन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे। इसका मतलब है कि जिस कंटेंट से दिक्कत है उसको आप विज्ञापन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आसाराम से आपको दिक्कत है, कल आसाराम के पैकेज की शक्ल में आधे घंटे के विज्ञापन आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सारी दिक्कत सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक कई प्रतिष्ठान अलग से विज्ञापन के पैकेज निजी चैनलों को नहीं दिया है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जर्नलिज्म के नाम पर जब इन पर उंगलियां उठाते हैं तो आप कॉर्पोरेट के लिए एक जमीन तैयार कर रहे होते हैं। क्यों आपको कॉर्पोरेट के हॉस्पिटलों में दिक्कत नहीं दिखाई जाती, जहां एकदम खून चूस ले वाला पूरा प्रोग्राम चलता है? आपको सारी दिक्कत गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में दिखाई देती है। इसी दूरदर्शन को मजाक बना दिया गया कि ये सरकार का मुखौटा है, सरकार का मुखौटा है। एवरी बुलेटिन स्टार्ट्स विद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर सेज। आप क्या कर रहे हो? दूरदर्शन ने तो प्रधानमंत्री की बुलेटिन दिखाई है, आप तो भावी प्रधानमंत्री की उससे कई गुना ज्यादा दिखा रहे हो। जो बना है या बनेगा भी कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं। तो आपने जिस चीज का मजाक उड़ाया, आप वो सारी चीजें धीरे धीरे ऑन कर रहे हो और कई स्तरों पर आप पिट रहे हो। तो ये जो एक बात उठा रहे थे अभी विनीत की, क्या जनता को आप कोड़ा मार देते हैं? ये कह देते हैं कि साहब क्योंकि जनता देखती है तो इसी तरह की खबर हम उन्हें दिखा रहे हैं। जनता से भी हम जानेंगे, चर्चा में बने रहिए हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ चली? और डायरेक्टर की जो फिल्म होती थी वो भी यही कहता था कि दर्शक ये चाहता है, इसलिए हम अपनी फिल्म में इस तरह के दृश्य डालते हैं, इस तरह के डायलॉग्स डालते हैं, इस तरह की कहानी दिखाते हैं जनता की भरपूर मांग पे। लेकिन ये बात अब चैनल्स भी कहने लगे हैं, मीडिया में भी इस तरह की बात आती है कि आखिर जनता आखिर क्या देखना चाहती है? क्या वाकई जनता इस तरह की चीजों को खबर के तौर पर देखना भी चाहती है कि नहीं? आइए जनता से ही पूछ लेते हैं। हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स हैं और कुछ मीडिया के स्टूडेंट्स भी हैं। आप बताइए, क्या आप इस तरह की खबरों को देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि लेखनी अश्रु की स्याही से डुबो कर लिखो, लेखनी अश्रु की स्याही से डुबो कर लिखो, जिंदगी को प्यार से सहला कर लिखो। जिंदगी कमरों और किताबों में नहीं रहती दोस्त, धूप में जाओ पसीने में नहा कर देखो। क्योंकि मैंने कई बार मीडिया में देखा है कि क्रिकेट, क्राइम, क्राइसिस और कॉमर्स के अलावा और भी कुछ होता है। कम से कम आप उसको भी दिखाने की कोशिश करो। आप जैसे आप लोग चर्चा भी कर रहे हो, मुझे काफी अच्छा लगा कि आज आकर के इस चीजों में बहस हो रही है और इस पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि हम भावी पत्रकार हैं, आगे चलकर काम करेंगे और इन चीजों से हमें जूझना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल आसाराम बापू और भी जैसे खजाने पे चल रहा है, तो इसके चक्कर में मैं देख रहा हूँ कि बाकी जो खबरें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए, वो कहीं न कहीं नहीं दिखाई जा रही हैं, पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। ओके। मीडिया के लिए कुछ रेगुलेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि ये 26/11 हुआ था, उसको खुलेआम दिखाया गया कि कैसे वो हेलमेट पहन रहे हैं या बुलेट प्रूफ पहन रहे हैं और वही गोली मारी गई उनको। इसलिए इतना ज्यादा भी नहीं दिखा देना चाहिए कि जिससे नुकसान हो देश के लिए। देश की जिम्मेदारी बनती है देश के लिए इनकी। अगर सर मीडिया डीरेल हो रही है या ओवरबोर्ड हो रही है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट देयर शुड बी इन न्यूज़पेपर चैनल्स और एनी मीडिया चैनल्स। तो आई वांट टू से कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाई जाए। ओके, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसके तहत मीडिया डीरेल ना हो। ओके सतीश जी, वाकई एक रेगुलेशन, मतलब सेल्फ रेगुलेशन, और तो कौन आपके ऊपर आपको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब सेल्फ रेगुलेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है।
ऐसा भी एक लोगों का मानना है कि आप सेल्फ रेगुलेशन करेंगे तो कुछ भी रेगुलेट नहीं होने वाला। देखिए, पर मीडिया की फ्रीडम भी बहुत जरूरी है। दोनों बात है। अगर आप को फ्रीडम दिया गया है तो आप उसको जो है जंगल के लाइसेंस के रूप में यूज ना करें, दुरुपयोग ना करें, पहली चीज। अगर सरकार या जो बॉडीज बनी हुई हैं उनके तरफ से कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाता है कोई गलती करने के ऊपर, तो फिर आपको जितने अभी कानून है उसमें आधा भी कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको फेंक दीजिए कूड़े में, तो भी काम चल जाएगा। सवाल होता है नियत का। अगर है कहते हैं हैंड्स इन ग्लव खेलने में गलबहियां और ये सब भीतर भीतर और ऐसे बोलते रहे हम लोग और करे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। एक दंड जो है ना असाधारण आप दीजिए, उसका असर होगा। पहली बात, जितनी बातें हो रही हो, जितने सवाल हो रहे हो, हम लोग भी कह रहे हैं, तो उसमें तो लगता है कि हम लोग हत्यारे हैं, इस तरह की बात लगती है। सही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि रेगुलेशन के नाम पे अगर आप क्यों नहीं आप मिलिट्री शासन लगा देते हो, तो उसमें डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा रहता है, सही बात है, कहीं भी दुनिया में रहता है, लेकिन वो तानाशाही बन जाती है और वो बुचरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है कि रेगुलेशन जो है बढ़िया रहता है ये कि अगर आप कानूनों को जो नियमावली है उसको अगर ठीक से लागू करें और दंड दें तो वो काम चल जाएगा, बशर्ते कि आप उसको रेगुलेशन के नाम पर आप जो है उसकी गला दबाने लगे, लाठीचार्ज करने लगे, उनको बंद करने लगे, उनको कहे कि जी 44 क्लियरेंस और कराओ, तो वो एक जो डर है, इसलिए लोग कहना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने आप में अच्छी चीज है, और ये रेगुलेशन जो है सेल्फ हो, लेकिन एकदम से आप इसको स्क्रूटनी, जवाबदेही, इस चीज को आप ठीक करें। ये मैं समझता हूँ। जी अविनाश जी, जैसे कोई सर्विस या कोई वस्तु अगर सही क्वालिटी की नहीं होती तो उपभोक्ता जो है वो उपभोक्ता कोर्ट में जा सकता है। मतलब ये जो चैनल्स हैं तमाम, ये भी तो एक तरह की सेवा ही दे रहे हैं, और जो देखने वाला है वो उपभोक्ता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज इसमें भी कहीं होनी चाहिए कि अगर हम उपभोक्ता के तौर पर अगर हम मानते हैं कि आप जो है सही नहीं है, तो हम भी कहीं किसी जगह जाए। एसोसिएशन ने ऑलरेडी इसके लिए एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, हमारे नीचे टिकर भी चलता है कि अगर आपको हमारे न्यूज़ चैनल से किसी भी तरह की परेशानी है, किसी खबर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप कंप्लेन करें। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसके अध्यक्ष हैं, उनको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उन्होंने कई न्यूज़ चैनल्स पर फाइन भी किया है इस चीज़ को लेके। अगर कोई गलती किसी से हो जाती है तो फाइन भी होता है, इसके अलग अपनी गाइडलाइन से अलग कोर्ट है, और ये फ्री है। उसके ऊपर ये भी लिखा आता है कि अगर कोई आपसे डरा धमका के पैसे वसूलता है कि मैं आपकी खबर दिखा दूंगा, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक कंप्लेन एड्रेस होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम, और ये सेल्फ रेगुलेशन है, ये सरकार ने हमें करने के लिए नहीं बोला। ओके, सतीश जी कह रहे हैं मैं भी उस एनबीएसए का 2 साल सदस्य था, और मैं उसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूं कि जब उसका मॉनिटरिंग की बात आ रही थी उस वक्त, तो उस मॉनिटरिंग में भारी दिक्कतें थी, और मॉनिटरिंग करने का या कंप्लेंट रिड्रेसल का उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था उस वक्त तो नहीं थी। आजकल क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। उससे ज्यादा तो इफेक्टिव जो है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, जिसके कम ही सदस्य हैं, और बहुत सारे, अगर 10% सदस्य हैं तो 90% सदस्य भी नहीं थे, चैनलों के चाहे एनबीए के भी। तो वो तो आपके क्षेत्र से बाहर है। लेकिन ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन में हमने ये देखा पाया, मैं सदस्य भी हूं उसका, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं, तो वो अपने अगर इनफॉर्मल बातचीत से बहुत कुछ ठीक भी किया, लेकिन अगर उसने किया तो मैं मानूंगा अभी भी वो 10% किया, 90% जमीन खाली है और वहां वो अतिरेक है। देखिए नीलम जी, एक चीज ये भी है कि ये ना एक आर्ट का विषय है, रिपोर्टिंग, विजुअल्स, स्टोरीज, बहुत लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, और हमें विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है आपकी विचारधारा है कि ये चीज गलत है, बट किसी और की विचारधारा हो सकती है कि सही है, और कानूनी गलत ना हो। पर खबर तो तथ्यात्मक होती है ना, उसमें आर्ट कहां से आ गई? नहीं, खबर तथ्यात्मक होती है। मैं बोल रहा हूँ लोगों की इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई बताते हैं कि ये खेल आप बहुत ज्यादा दिखाते हैं, आप क्रिकेट ज्यादा क्यों दिखाते हैं, अब ये तो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि हम ज्यादा दिखाते हैं। नहीं, हम दिखाते भी हैं, बट ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए उसको आप कंप्लेन नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये ज्यादा दिखाए जाने पर एक बात कहूंगा, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन पर बस 1 मिनट में।
अन्ना आंदोलन जब हुआ था उसमें 6000 क्लिप्स दिखाए गए थे और 172 घंटे के अंदर, जिसमें 5592 क्लिप्स जो थे वो उनकी पॉजिटिव में थे, जो उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे। सिर्फ 65 क्लिप्स जो थे वो उनकी निगेटिव स्टोरी या कहिए उससे असहमत या उसकी आलोचना में थे। उसके बाद अन्ना का क्या हुआ आप जानते हैं। पिछले 15 दिन में अन्ना आपको कितनी बार दिखे हैं वो आप सब जानते हैं। अन्ना आंदोलन अगर एक आंदोलन था तो वो आंदोलन कहां चला गया, है ना। तो आपने पूरे उस एक चीज को रियलिटी शो बनाया और रियलिटी शो सीजन के हिसाब से खत्म होता है और फिर सीक्वल चलता है 1, 2, 3। अब अविनाश पांडे जी की इस बात पर, सेल्फ रेगुलेशन पर मैं कहना चाहूंगा। अभी हाल की एक घटना है, एक चैनल के संपादक पर आरोप लगे थे और आप जानते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई और उस चैनल का सबसे बड़ा चेहरा ने कहा कि आज देश के लिए आपातकाल है। मतलब एक दागदार संपादक की अगर गिरफ्तारी होती है तो देश के लिए आपातकाल है। आप समझिए कि आपातकाल जैसे बड़े व्यापक सामाजिक संदर्भ के शब्द को कितना रिड्यूस कर दिया सबसे बड़े चर्चित एक एंकर ने। तो ये तो आलम है। दूसरी चीज आप उठा करके देखिए, सेल्फ रेगुलेशन बॉडी की जितने डिसीजन है, नीलम जी, एक चैनल की दूसरे चैनल से इतनी राइवलरी है कि जब उसके अगेंस्ट अगर उसका मेंबर्स कोई कंप्लेन को सुनता है या निर्णय लेता है, वो कहते हैं ये तो हमारे बिजनेस टसन के कारण हम पर उसने फाइन कर दिया है। तो आप बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे क्योंकि आप पत्रकारिता तो इतनी महान चीज है कि उसमें बाहर का आदमी इंटरव्यू नहीं करेगा। अंदर के लोग नहीं, रिटायर्ड लोगों के साथ क्या किया उस चैनल ने, उसको मैं नहीं खोलना चाहता हूं अविनाश पांडे जी। रिटायर्ड उस जज के साथ क्या किया उस चैनल ने, आई नो वेरी वेल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप बाहर के आदमी को आने नहीं देंगे, अंदर का आदमी कोई डिसीजन किसी चैनल या चैनल के व्यक्ति से लेगा, आप कहेंगे बिजनेस राइवलरी के चक्कर में ऐसा किया है। तो ले देकर आप चूचू का मुरब्बा बना देते हैं और सेल्फ रेगुलेशन एक मेटाफर, एक रूपक बनकर हम सबके बीच रहता है, उसका कोई लाभ नहीं। प्रमोद जोशी, एक तो मैं रेगुलेशन के बारे में कहना चाहूंगा। जिस रेगुलेशन की बात सतीश जी कह रहे हैं, मेरा आशय रेगुलेशन का मतलब मीडिया खाली बिजनेस भी तो है, खाली न्यूज गैदरिंग ही नहीं है। और रेगुलेशन, क्योंकि हम इसके एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर बात नहीं कर रहे हैं, वो इसका कमर्शियल या बिजनेस एस्पेक्ट है। असल में प्रश्न ये है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे न्याय, स्वास्थ्य या ऐसी ही बहुत सारी चीजें, उसी तरह सूचना भी सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की व्यक्तिगत या पूंजी की संपत्ति नहीं है। और सूचना पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो बाइंग कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे शिक्षा भी हमारे समाज के लिए जरूरी है। दरअसल हम जिस चीज पर हम बहुत ही सतह पर बात कर रहे हैं, इसने ये खबर दिखाई, उसने वो नहीं दिखाई, इसने ऐसा किया वैसा किया, दरअसल ये खबरें बनती क्यों हैं, कौन है इसका ओनर, ओनरशिप के बारे में दुनिया भर के मीडिया पर अभी चर्चा होनी है। क्योंकि जो ओनरशिप का पैटर्न है, कौन मालिक होगा, असल में मैं आपसे जो फर्क कह रहा हूं ये कि दूरदर्शन या राज्यसभा या लोकसभा चैनल का जो परफॉर्मेंस है या जो उनका काम है, असल में बात यह है कि वहां भी पैसा किसी के पास गलाने के लिए इतना है, इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं है जो किसी प्राइवेट चैनल के हैं। और प्राइवेट चैनल में जो पैसा लगा हुआ है वो उसको दुगुना, तिगुना, चौगुना, 8 गुना, और वो दिखाई नहीं पड़ना चाहता कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। कुर्बान अली साहब, ये जो बात कह रहे हैं, हमने भी देखा है कि जो मीडिया में जो ओनरशिप वाला जो सवाल है, 70% से ज्यादा अखबार जो है वो पॉलिटिकल लोग ओन करते हैं या उनके जो लिंकिंग लोग कहीं ना कहीं हैं उनके द्वारा ओन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से भी हम इस तरह का बायसनेस कहीं ना कहीं देखते हैं। और ये जो बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं कि वो भी क्या एक नेसेसिटी बन गई है, अब मीडिया को चलाना है तो बिजनेस तो लाना ही है, तभी वो चलेगा। अभी बात रेगुलेटरी की हो रही थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है मीडिया की तरफ से। मुझे कुछ अरसा इंग्लैंड में भी पत्रकारिता करने का मौका मिला है और पश्चिमी देशों में कहीं कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिसको ज़रूरत पड़े कि आपको रेगुलेट होना है या रेगुलेट करना है। लेकिन यहाँ बनी, अच्छा प्रयास है। लेकिन अभी ये कहा गया कि साहब उसने जुर्माना किया, तो क्या उसको कानूनन ये अधिकार हासिल है कि जिसको ऊपर वो जुर्माना करेगा वो जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा? नहीं है ना। दूसरी चीज ये है कि कितना जुर्माना जो हुआ था उनमें से कितने लोगों ने दिया, ये भी देखा जाना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि आप कितना प्रभावी हुए। उसके कई सदस्यों ने मुझे भी बहुत बढ़ चढ़ करके बताया कि साहब हमने सांप छछूंदर का खेल रुकवा दिया, हमने पीपल की पूजा रुकवा दी, हमने ये करवा दिया, हमने ऐश्वर्या राय की डिलीवरी होने वाली थी वहाँ वो भी वैन रुकवा दी, ये काम किया। लेकिन अभी जिसके लिए हम और आप यहाँ रोना रो रहे हैं जिस चीज का, क्या उस पर कुछ अंकुश लगा पाई वो रेगुलेटरी बॉडी? और अगर नहीं है तो क्या हमें ठंडे दिल दिमाग से अपने सीने पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो समाज के हित में कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई फिर आप ये मत कहिए ना कि हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप कहिए कि हमारा एक कॉमर्शियल वेंचर है, इसका काम पैसा बनाना है। और ये जो बात कही जाती है, जो अभी विनीत ने कही कि कोड़ा मारा जाता है कि जनता देखना चाहती है, तो जनता तो पोर्नोग्राफी भी देखना चाहेगी, दिखाएंगे आप? बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं। हाँ जनता, जी बोलिए, बताइए। सर
सीरियस जर्नलिज्म का तो अब कहीं नाम ही नहीं रहा। अब हमने अभी कुछ पढ़ा है येलो जर्नलिज्म, तो अब तो हमें टीवी पे वही दिखता है, क्योंकि आप लोगों ने लोगों का परसेप्शन इतना चेंज कर दिया है। हमारे भारत देश में आज भी 70% लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, उनका तो परसेप्शन वही बनता है जो आप उसमें दिखा रहे हैं। तो आप प्लीज आप उसको चेंज करें, और वो निर्मल बाबा, आशाराम बापू, उनको आप अलग करें इससे। ओके, हाँ, उधर दीजिए माइक। हाँ, बोलिए, बताइए। देखिए, मीडिया तो माध्यम है, क्योंकि और जो भी न्यूज आती है तो जैसे कि ये रामदेव ये सॉरी बाबा हो गए, आसाराम बाबा, तो वे एक्चुअली आप उसको 10 डेज में या 4 डेज में करते हैं, न्यूज के महीनों दिन चला, तो कोई भी चीज के लिए तो टाइम लगता है और एक इन्वेस्टिगेशन होती है। और ऐसे कि मैं ये कहूँगा जो मीडिया इस चीज को दिखाए, जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, जैसे आप रेलवे स्टेशन देखेंगे उस चीज को दिखाए जहाँ पे जरूरी है, जो उसमें कुछ सुधार हो, इस पे होनी चाहिए, जो सीरियस है, जो सीरियस इश्यूज हैं वो होने चाहिए। हाँ, इधर मैडम बोलेंगे। हाँ, आप टीवी चैनल्स देखती हैं, मीडिया से जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं पढ़ती हैं, देखती हैं, आप क्या फील करती हैं? क्या वाकई इस तरह की खबरें? मीडिया का हमारे जीवन में एक अहम रोल है, लेकिन कभी कभी इतना हास्यप्रद हो जाता है कि जब किसी भी चैनल का एंकर जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान बनके और बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं। बहुत हास्यप्रद लगता है उस समय, ऐसा लगता है कि उनको देख के झटका लगता है कि ये तो एंकर है, ये इस समय ये कैसी भूमिका अदा कर रहे हैं कि भाई जन्माष्टमी, अगर आप जन्माष्टमी का प्रोग्राम वैसे ही बताएंगे किसी को तो क्या उनकी समझ में नहीं आएगा, या आप कृष्ण जी की ड्रेस पहनेंगे और बांसुरी बजाएंगे तभी समझ में आएगा। इधर दीजिए माइक। मैम, जैसे कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हमारा काम है कि हम ओपिनियन मेकर्स हैं सोसाइटी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम कंटेंट को ठीक करें, ताकि लोग अपना परसेप्शन जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या जो लोग नहीं समझते वो उसे ढंग से परसीव कर सकें। ओके, आप भी मीडिया की स्टूडेंट हैं? आप बताइए। मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आशाराम बापू की आप खबर दिखाइए, आप कोई भी खबर दिखाइए, खबर तो दिखाइए, आप उसे आप मूवी नहीं बना रहे हैं, आप जो खबर है उस मुद्दे को बताइए। और दूसरी बात, एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए कि मुझे न्यूज देखने के लिए नीचे जो टिकर आते हैं उनमें न्यूज पढ़नी पड़ती है, मुझे न्यूज नहीं दिखती। मतलब आपको न्यूज आप कह रही हैं खोजनी पड़ती है कि कहाँ है ना? ओके, न्यूज खोजनी पड़ती है, ये इतने सारे मीडिया के बावजूद न्यूज खोजनी पड़ती है, आपको भी खोजनी पड़ती है? जी बिल्कुल, और मेरा सर से सीधा सवाल है कि जितने सारे व्यूज आए उसके अंदर जिम्मेदारी लेगा कौन? जो हमारा चर्चा का विषय है कि न्यूज का अतिरेक हो रहा है या बहुत ज्यादा दिखाई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दर्शक है, चैनल है, चैनल के मालिक हैं, या कॉर्पोरेट्स हैं? कौन जिम्मेदार लेगा, ये मेरा प्रश्न है। तो मैडम, मैं बोलना चाहूंगा कि भाई करीना कपूर ने करवा चौथ का व्रत रखा या न रखा है, किस प्रकार से खबर है, इसको दिखाया गया था, किस प्रकार खबर है, अगर व्रत रखते भी है तो खबर नहीं है, और मेरे तक कोई खबर किस तरह दिखाया है। मैम, ये चाहिए, जैसे पत्रकारिता में ये चाहिए कि जो आप समाचार दिखाते हैं वो सिर्फ जो एज है उसको ऐसे दिखाइए, और दर्शक और उपभोक्ताओं पर यह छोड़ दीजिए वो उसे किस तरह से लेते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी का आया था एक बयान, कुत्ते का पिल्ला लेके कुछ सामने आ गया था, उसको इतना हाइप देने की क्या जरूरत थी? अब उसको वो जनता जिस तरीके से ले उसको लेने दीजिए, आपका ये काम। और दूसरी बात ये कि क्या जो आसाराम बापू इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाते हैं तो उसमें एक बाबा रख लेंगे, एक समाज सेवी रख लेंगे और एक कोई डिस्कशन, हाँ डिस्कशन, वो बहुत अजीब लगता है। जान लीजिए उसमें क्या आपको क्या लगता है, क्या न्यूज कहीं कम है? और न्यूज से के शोज, अब तो शोज कहते हैं ना, खबर नहीं कहते, शोज कहते हैं। मैम, न्यूज तो आजकल आपको लगता है उसमें शोबाजी ज्यादा होती है? आपको लगता है ऐसा? शोज नहीं, एक तरह के रियलिटी शोज है। अगर साथी या बालिका वधू में क्या आ रहा है तो उसके लिए कलर तो स्टार प्लस है ना, तो ये न्यूज चैनल्स पे क्या, न्यूज चैनल्स पे वो दिखाइए जो देश चल रहा है। न्यूज आम जनता से, और जो मीडिया है वो एक माध्यम है आम जनता से उच्च पद पे जो लोग बैठे उन तक पहुंचने का, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त पे याद आता है देश, उसके बाद कहाँ देश गया वो याद नहीं आता। 2 अक्टूबर पे गांधी जी याद आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। दामिनी रेप केस हुआ था तभी याद आई थी कि लड़कियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। जब कोई रेप होगा तभी याद आएगी लड़कियों की सुरक्षा, उसके बाद लड़कियों की सुरक्षा कहाँ गई वो किसी को कुछ नहीं, को याद नहीं रहता। ओके मैम, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो मीडिया का परिदृश्य है इसमें हमें कहीं से भी वो मूल्य दिखाई देते हैं जिससे हम इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान सकते हैं। पीछे से आप कोई बात करना चाहेंगे? हाँ, गर्ल्स में से कोई बात करें। एक्चुअली आजकल ये हो रहा, न्यूज चैनल्स देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पता ही नहीं कि इम्पोर्टेंस है ही नहीं ना, पता ही नहीं होता कि इम्पोर्टेंट न्यूज दिखा ही नहीं रहे हैं, ऐਵੇਂ मतलब कुछ भी दिखता है, कुछ भी समझ ही नहीं आता कि ये न्यूज है भी कि मतलब नहीं। पर अभी हम तो सुनते हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं इसलिए दिखाते हैं वो इस तरह की खबरें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। और बताइए, और इधर से। हाँ, आप बोलिए।
मैम एक्चुअली मीडिया को सिर्फ ये है कि जो भी दिखाना है वो सिर्फ उनके अकॉर्डिंग दिखाना है। जनता क्या कह रही है, जनता क्या सुनिए, दे डोंट केयर, सिर्फ जो उनको दिखाना है वही दिखाना है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो मैम कहीं है ही नहीं आजकल, बस रियलिटी शोज के हाँ सास बहू साजिश ये सब यही हो रहा है। ओके, क्या आपको भी लगता है वो रियलिटी शो ज्यादा बन गया, खबर कहीं कम रह गई है? कौन बोलेगा? हाँ जी, इस समय रियलिटी शो ज़्यादा हो गया है और खबर जो है हमारी कहीं ना कहीं छुपती जा रही है और जो असली जो कंटेंट है वो ज़्यादा चला जा रहा है। और हम जो है इस समय अपनी खबर को बेचना जानते हैं कि हमें मतलब कैसे अपनी जो खबर सेल है करें। हाँ जी, कैसे सेल करें? आपको भी लगता है क्या खबर बेचने के लिए ही बनाई जाती है, इसीलिए उसका कलेवर उस तरह का होता है? नहीं मैम, ऐसा है कि देखिए देश में मुख्यमंत्री और भी हैं, हम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। क्या अब जनता अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या मीडिया के हाथ में अधिकार चले गया? जनता भी है, जनार्दन भी है, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी काम किए हैं, नरेंद्र मोदी ने भी काम किए, तो क्यों उनको उतना हाइप किया जा रहा है? ये भी एक मीडिया का वो है कि किसी एक को इतना हाइप ना किया जाए, अगर उनके कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी भी दिखाई जाए। ये चीज असल में मुसीबत यह है कि 24/7 में आपको सरवाइव करना है और 24/7 आपको दिखना है। ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है मीडिया के साथ, जिसकी वजह से इस तरह की खबरों को प्राथमिकता मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप बने रहिए। देखा, सोचा, समझा, बात भी की, लेकिन आगे का रास्ता क्या है और जवाबदेह कौन है और कैसे ठहराएंगे आप जवाबदेह? विनीत, अब जवाबदेही किसकी है और जनता किससे जाके पूछेगी? साहब जिस तरह के सवाल लोगों ने उठाए, आखिर कौन देगा इनका जवाब? वो भी तो हमें ही देना पड़ेगा। सबसे पहले जनता को प्रोज्यूमर बनना पड़ेगा। वो सिर्फ कंज्यूमर बन के सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठे रहे काम नहीं चलेगा, उसको खुद प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। जिस कंटेंट की मांग हम टेलीविजन से कर रहे हैं, हम वर्चुअल स्पेस पर वो कंटेंट जनरेट करें। एक बात। दूसरी बात, टेलीविजन की हर चीज को आप खबर मत कहिए, उसको एडिटिंग मशीन की संतान कहिए। वो एडिटिंग मशीन की औलाद है जो क्रॉस कटिंग के लिए, पैसे बचाने के लिए, फील्ड की रिपोर्टिंग को कम करने के लिए, R&D रिसर्च पर खर्चा कम करने के लिए ये सारी चीजें सामग्री ला रहे हैं। एक बात सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, एक चैनल है जो हमसे बार बार अपील करता है कि सोच बदलोगे देश बदल जाएगा, लेकिन वो चैनल है जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा अगर आप होते हैं तो आप वो कृष्ण हो जाएगा। आपको कैसे पता चल गया कि वो लड़का होगा या लड़की होगी? इसका मतलब है कि आपने पहले से अल्ट्रासाउंड करवा लिया। ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, ये कानून का सवाल है। पूरे देश में करोड़ों रुपए लिंग भेद ना हो इस पर खर्च हो रहे हैं और एक चैनल ये बता रहा है कि कृष्ण पैदा होगा, इसका मतलब आपने क्लियर कर दिया कि इस दिन लड़का पैदा होगा। बताइए उस चैनल पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस तरह की सामग्री लगातार वर्चुअल स्पेस में अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों में हम सबको जनरेट करना होगा और कंज्यूमर से हटकर प्रोज्यूमर के स्तर पर बहुत मुस्तैदी से काम करना। प्रमोद जोशी जी, खासतौर से एडिटर की जो रोल होता है और होना चाहिए, जो उससे उम्मीद की जाती है, तवक्को की जाती है, वो एडिटर अभी नजर थोड़ा कम। देखिए, एक तो एडिटर अगर कमजोर हुआ है तो वो कोई एडिटर्स की साजिश नहीं है। कौन बनाता है एडिटर को? कोई ना कोई तो एडिटर को नियुक्त करता है। अगर वो चाहेगा तो ताकतवर एडिटर भी होंगे, क्योंकि एडिटर के पीछे कोई ताकत और होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, 2 या 3 बातें। एक तो ठीक बात है, दर्शकों ने, कितने दर्शक ऐसे हैं या कितने पाठक ऐसे हैं जो शिकायतें लिखकर भेजते हैं? नहीं करते। अभी चिट्ठी पत्री का प्रोग्राम तो बंद ही हो गया, खत्म हो गए हैं, मतलब अब शिकायतें नहीं आती। शिकायत कितनी हम करते हैं, मतलब हम कितनी तरफ से जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि टीआरपी या कोई और चीज, लेकिन दरअसल टीआरपी वगैरह भ्रम है। ये वास्तव में विज्ञापन दाताओं के साथ कंट्रोल चीजें हैं और विज्ञापन के लिए सारा काम होता है। पर एक चीज मुझे लगती है, इतना मुझे दुनिया का जो विकास है उसमें निराश होने का कोई कारण नहीं है। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। आने वाले वक्त में जब इंटरनेट आएगा, इंटरनेट की खासियत यह है कि वो इक्वलाइजर है। उसमें कुछ उन लोगों का भी कंट्रोल है, उनके पास भी बटन है, जो प्रोग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते वो सीधे इंटरेक्टिव कर सकते हैं, सीधे कई चीजों को, या वो चाहें तो अपने वैकल्पिक प्रोग्राम भी बना सकते हैं। हालांकि कह नहीं सकते कि वो टेक्नोलॉजी आगे जाकर के कितनी फर्क डालेगी, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ मोबाइल फोन ने जीवन को एक बदलाव लाया है, इस तरीके से ये मीडिया रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम अभी हम सिर्फ कंटेंट पर बात कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस मॉडल या उसके पीछे की ताकतों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स ही नहीं है। लेकिन अगर एडिटर चाहेगा या एडिटर को लोग चाहेंगे तो वो एडिटर फिर तैयार हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए पराडकर जी को खोजा जाए। हमारे समाज में, जीवन में बहुत सारे उत्साही, जैसे विनीत हैं उत्साही, ऐसे तमाम उत्साही हैं। सतीश जी उत्साही व्यक्ति हैं। अगर आप चाहिए तो यही अपने चैनल को बदल करके दिखा सकते हैं। अगर आप अलग से बात करें तो बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये सबके साथ बातें हैं। दिक्कत यह है कि जनता का वो प्रेशर नहीं है, जनता ही अबोध है।
बहुत मामलों में कई बार वो उसके ऊपर जो आपने दूसरे ये कि जो गवर्नमेंट्स हैं, खास तौर से जो रेगुलेटर की बात मैं कर रहा हूँ, ये रेगुलेटर का मतलब ये नहीं है, हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इनिशियली सोचा गया था कि इसको सिनेमाटोग्राफिक जो एक्ट होता है उसके तहत प्री सेंसरशिप करके दिया जाए, लेकिन प्री सेंसरशिप नहीं है। इसका मतलब है कि लाइव आप जब न्यूज देते हैं तो उस पर कोई प्री सेंसरशिप पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि सोसाइटी ने या सरकार ने, और आज पॉसिबल नहीं है कि कोई प्री सेंसरशिप के लिए जोर देगा, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी जिसको इतनी फ्रीडम मिली हुई है उसकी भी कुछ होती है कि वो, क्योंकि हम जिन न्यूज की बात कर रहे हैं वो तो अलग बात है, हम उन न्यूज के बारे में भी बात करें जो कवर ही नहीं होती, बिल्कुल वो कैसे कवर की जाएंगी। जी कुर्बान सर, फाइनल कमेंट्स। देखिए, इसमें बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं, हमारे सामने नक्शा है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का और प्राइवेट चैनल्स का। प्राइवेट चैनल्स जो कर रहे हैं वो अपना मुनाफा कमाने के लिए कर रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर आदमी जानता है कि इस देश में आम आदमी जो 80 करोड़ है उसका मसला क्या है, रोटी कपड़ा और मकान उसका मसला है, स्वास्थ्य पर्यावरण उसका मसला है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। और मैं ये कहता हूं कि अगर आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, बल्कि कि आपको हार्ड न्यूज देखनी है तो डीडी देखिए, क्योंकि बाकी जगह पे जैसा अभी यहाँ जनता जनार्दन ने भी कहा कि वो उसको ट्रिविलाइज किया जा रहा है, उसको इंफोटेनमेंट का नाम दे दिया गया, उसमें तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। असली चीज ये है कि हम हार्ड न्यूज देखना चाहते हैं। न्यूज का मतलब ये होता है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही उसको उस रूप में होते हुए दिखाया जाए, और उससे जो कंसर्न है आम लोगों के, जो 80% देश की जनता के कंसर्न है, वो उसमें परिलक्षित होने चाहिए। अगर 5% बड़े अमीर लोगों के कॉर्पोरेट घराने को तमाम टीवी चैनल्स दिखाते हैं, सारे प्राइवेट चैनल्स में उनके कंसर्न बड़ी भरपूर तादाद में आते हैं, हर तरह से आते हैं, किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है, शेयर बाजार क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, इसके, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस देश में आम आदमी 2 वक्त का अपना भोजन क्यों नहीं जुटा पा रहा है, उसके कारण क्या है, उसके लिए नीतियां कैसी बननी चाहिए, उसके लिए सोच क्या होनी चाहिए। तो बुनियादी मसला ये है। और अगर आने वाले दिनों में, मेरा 10 साल पहले भी ये मानना था और आज भी है कि जो चैनल इस तरह से करेंगे, दिखाएंगे, वो जिंदा रहेंगे। बीबीसी, अल जजीरा और CNN उसकी मिसाल है, और भारत में डीडी न्यूज उसकी एक जीती जागती मिसाल है, और ये चैनल सरवाइव करेंगे। बाकी लोग जो अंधविश्वास दिखाएंगे, खजाना दिखाएंगे, पीपली लाइव दिखाएंगे, प्रिंस दिखाएंगे, वो चलने वाले नहीं। अविनाश जी, बहुत सारे सवाल लोगों ने किए जी ना, खासतौर से उसके बिजनेस को लेके, कैसे जवाब देंगे? फाइनल कमेंट्स। देखिए, मुझे लगता है कि ये जबकि लोगों के विचार ठीक हैं कि इतना ज्यादा किसी भी न्यूज के ऊपर में घसीटा नहीं जाना चाहिए, पूरे दिन दिखाना नहीं चाहिए, बट हर चीज का एक समय होता है। जैसा मैंने बताया, ये मीडिया बिजनेस 13 साल पुराना, 14 साल पुराना लाइव न्यूज का बिजनेस है। हमारे पास जब हम लोगों ने चैनल लॉन्च किया तो इतने जर्नलिस्ट ही ट्रेंड नहीं होते थे जो टेलीविजन में काम कर सकें। हाँ। आज टीवी ट्रेंड जर्नलिस्टों को नौकरी नहीं मिल रही है बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है कि हम और न्यूज चैनल लॉन्च कर सकें। जो अल जजीरा और बीबीसी की बात कर रहे हैं उसकी फंडिंग देखिए, और हमारे जो अच्छे न्यूज चैनल हैं उनकी फंडिंग देखिए कि किसी भी न्यूज चैनल को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छी प्रोग्रामिंग, अब हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमें काफी सोचना पड़ा, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम। आप कभी भी वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो रिकवरी नहीं कर सकते। तो जब तक न्यूज चैनल्स अपना मॉडल नहीं चेंज करेंगे थ्रू सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, जब तक गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट नहीं करेगी, जब तक रेटिंग एजेंसी में तो आप 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किए हुए हैं, पर आप न्यूज चैनल में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ करते। आपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया हुआ है, पर न्यूज चैनल में इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ करने देते। तो जब एक वन साइडेड होगा, जहां पे कि रेटिंग एजेंसी डिटरमिन करें कि आपको कितना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलेगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिटरमिन करें आपको कितना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलेगा, और सोल डिपेंडेंस आपके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पे है, तब तक कंटेंट पे इसका असर पड़ेगा। और ये चीज गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए। नो मैटर हाउ फेयर यू आर, आप अपने एडिटोरियल कंटेंट के बारे में आप गलत न्यूज न भी दिखाएं, तब भी आप सस्ती न्यूज दिखाने में मजबूर होंगे, क्योंकि आपके पास पैसे कम होंगे अच्छी कवरेज के लिए। सतीश जी, फाइनल कमेंट्स में खासतौर से पत्रकारिता के जो मूल्य हैं और जो विश्वसनीयता का संकट है, उससे हम कैसे उबर सकते हैं, और उसको हमें कैसे पाने, अचीव करने के लिए जाना चाहिए, उस पर आप देखिए। सरकार, जो मंत्रालय है, जो ये ट्रेड बॉडीज हैं, चाहे एडिटोरियल बॉडीज हैं, इनको जो गाइडलाइंस है उसमें इंफॉर्मेशन देने का और एम्पावर करने का, जवाबदेही का, उसको सख्ती से लागू करना। जो नहीं सख्ती से लागू करता उसके खिलाफ सख्त हो जाइए, एक बात ये है। दूसरी बात जो है, मेरे ख्याल से जैसे राइट टू रिजेक्शन जो है एक प्रकार का रोटा आ गया आपके इसमें
इलेक्शन में कुछ एक रिमोट में शायद ये चैनल में ये कुछ इस तरह की व्यवस्था करें। तीसरी चीज जो मैं बहुत महत्वपूर्ण कर रहा हूँ, यहाँ बहुत लोगों ने राय दी है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है, वैसे मैं जरूर वो हम लोग गवर्नमेंट वाला नहीं कर रही, हाँ, लेकिन मीडिया एजुकेशन जो है, मीडिया एजुकेशन उस पर बहुत जोर देने की जरूरत है। और इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा था कि ऑडियंस का जो टू वे ट्रैफिक है, अब ऑडियंस राइट्स, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है तो कुछ एक ऐसा राइट निकालना चाहिए कि जो राइट टू जो है आपका इंफॉर्मेशन का मतलब ये भी होता है कि आपको डिस इन्फॉर्म या डेविएट न कराया जाए। इस तरह की अगर आप व्यवस्थाएं करेंगे और एक दो एग्जाम्पल देते रहेंगे ये काम कर करके, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं सहमत हूं कि कुछ फंडिंग में भी दिखते हैं। और अंतिम बात, भाई किसने कहा कि देश में अगर मीडिया या न्यूज मीडिया को बढ़ाना है तो 2000-4000 लाइसेंस बांट दो? किसने कहा है? तो जितना ज्यादा लाइसेंस उतना चीप न्यूज, ये भी ज्यादा मारामारी। भाई वो कहेगा जी ये साधु, ये निर्मल बाबा वाला जो है चैनल ये ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, तो कहेगा नहीं जी ऐसा है कि आसाराम वाला ज्यादा करके दे रहा है, तो इसी में लड़ जाते हैं आपस में। तो ये वाली चीजों से बचने के लिए कि आप लाइसेंसिंग को भी उसका नियमन, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी स्क्रूटनी और सीरियस प्लेयर हैं कि नहीं है। तो सतीश जी ने बहुत सही कहा कि रिमोट कंट्रोल में भी नोटा जैसा एक बटन होना चाहिए, राइट टू रिजेक्ट का। जिस चैनल को देखना पसंद नहीं करते लोग, उसके बारे में चैनल को ही पता चलना चाहिए। तो मीडिया पर हमने बात की। और फाइनल कमेंट्स में मेरे ख्याल से विश्वसनीयता जो है एंड ऑफ द डे बहुत जरूरी है, निष्पक्षता बहुत जरूरी है और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें अगर मीडिया में चलती रहें तो फिर क्या बात है, बल्ले बल्ले है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए